नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। क्या कहा जाए, इस देश की विडंबना ऐसी है कि कभी कभी मन रोने लगता है। आखिर हम कहां आ गए हैं और क्या हमारा कर्ता धर्ता यानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चाह रहे हैं। आलोक सर, आपके यहां तो लखनऊ में तापमान गिर गया होगा और एसएससी के जो बच्चे 69,000 भर्ती के जो पिछड़े वर्ग के बच्चे, जो समाजवादी पार्टी के लोग बिजली के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो शायद हीट स्ट्रोक में नहीं कर रहे होंगे। तापमान कुछ कम हो गया होगा। और जो बच्चे नीट की परीक्षा के राजस्थान मध्य प्रदेश में सड़कों पर उतरे हैं, उत्तर प्रदेश के, वहां तापमान कम होगा। इंदौर का दृश्य आपने देख लिया था। कल एक सज्जन एक एसीपी के पांव पकड़ के गिड़गिड़ा रहे थे, साहब एक बूंद पानी पिला दो वरना मर जाऊंगा। आपने एक और ट्विटर पर तस्वीर देखी होगी महाराष्ट्र की, कुछ बेटियां कुएं में से पानी भरकर रस्सी के सहारे खींच के चढ़ के ऊपर आ रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने अद्भुत बयान दिया है कल 10:50 पर। मैं तो आज पढ़ा तो हैरान रह गया। आलोक सर, ये कहां से इतनी बुद्धिमता आती है कि जब आग जल रही हो तब हम ज्ञान दें। कुछ जिम्मेदारी बची है कि नहीं। आपके यहां तो बिजली भी नहीं जाती है, लखनऊ में बताया जा रहा है 1 मिनट को नहीं जाती है, तो आपको तो कोई चिंता है नहीं। अच्छा, एक मंत्री और हैं उनके, उन्होंने कहा कि प्याज की गांठ रखो तो एसी नहीं चलाना पड़ता है, तो आपने प्याज भी रख लिया होगा लाके 1-2 किलो, तो आप तो एसी भी नहीं चलाते होंगे। अब दिल्ली में ये जुगाड़ चल नहीं रही, क्यों? हमारे यहाँ प्रदूषण ज्यादा है तो प्याज काम नहीं कर रहा है। ऐसी विडंबना में सर मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री के ट्वीट को आप जरूर दर्शकों तक पहुंचाएं। आलोक सर, अब क्या बोला जाए। मतलब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री किसी दूसरी दुनिया में रहते हैं और हम आम भारतीय दूसरी दुनिया में रहते हैं। भाई, जिसका अपना परिवार होगा, जिसके अपने बच्चे होंगे, वो बच्चे का जब परीक्षा का पेपर लीक होता है, उसके बाद एग्जाम जब कैंसिल होता है, तो बच्चे का चेहरा देख के माँ बाप का दिल बैठ जाता है। नीट की परीक्षा जब लीक हुई है, उसके बाद कितने लोगों ने अपनी जान ले ली? 5 लोगों ने। और अभी मैं सीबीएसई का वेदांत वाला किस्सा आया कि उस लड़के ने कहा कि भाई मुझे नंबर कम करना मिले हैं, हमको रीचेकिंग करानी है। रीचेकिंग कराई गई तो पता चला उसको जो कॉपी दिखाई गई थी वो उसकी राइटिंग दूसरी थी। उसने सवाल उठाना शुरू किया तो एक मोदी जी के भक्त पत्रकार अशोक श्रीवास्तव, उन्होंने उस लड़के को पाकिस्तानी बता दिया। पाकिस्तानी बता दिया। बाद में सीबीएसई ने अपनी गलती मानी, उसके नंबर ठीक हो गए। अभी एक सामाजिक कार्यकर्ता ने ट्वीट किया कि उनके मित्र के लड़के की आई थी, बहुत अच्छी रैंकिंग आई है, लेकिन आजकल सीबीएसई 12th का भी नंबर जोड़ता है। सीबीएसई में उसके 73% नंबर हैं। उसने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने को बोला। राहुल गांधी ने बाकायदे ट्वीट करके वीडियो ट्वीट किया, बताया कि सीबीएसई का काम उस संस्था को दिया गया है जिस संस्था को तेलंगाना सरकार ने बैन कर दिया था। उसने नाम बदल के सीबीएसई के यहाँ ठेका ले लिया है। आप बताइए, नीट का मैं तो आपको एक बड़ी बात बता दूं कि आंध्र प्रदेश की एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है जो उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस को चला रही है। और वो क्या करती है, क्योंकि वो एम्बुलेंस के 10,000 वर्कर हमारे साथ जुड़े थे पिछली साल, उनकी हमने पीड़ा उठाई। वो पिछली सरकार में सस्पेंड किए गए 10,000 ड्राइवर। वो सर क्या करते हैं कि आधार कार्ड ले आओ, पुरुष का ले आओ या महिला को, वो पुरुष को डिलीवरी करा रहे हैं और उसका बिल उठा रहे हैं। सर देखिए, यूपी सरकार के बारे में बस एक ही चीज कहूंगा कि जिस दिन योगी जी सरकार सत्ता से जाएगी,
और दूसरी सरकार जब जांच करेगी तो बहुत सी चीजें सामने आएंगी, बहुत सी चीजें सामने आएंगी। जितना योगी सरकार को योगी के कुछ अधिकारियों ने बेवकूफ बनाया है। मैं 2006 से लखनऊ में हूं शिव कुमार जी, और 2006 से लगातार सरकार को काफी करीब से देखने का मौका मिला है। योगी जी को लगता है जो भी उनके विभाग, उनके सरकार की कमी बताता है उनका दुश्मन है, और इसका फायदा उठाते हैं अधिकारी। तो यूपी के बारे में तो बात ही मत कीजिए। यूपी में कानून व्यवस्था की रोज पोल खुल रही है, रोज पोल खुल रही है, और योगी सरकार को अपनी बड़ाई से फुर्सत ही नहीं है। मुद्दे पे आते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्वीट जो आप कह रहे हैं उन्होंने अंग्रेजी भाषा में किया है, आज कुछ दिन बाद देख रहा था। हिंदी में है सर, हिंदी में पूरा टोटल हमने। अच्छा, तो जरा इसको पढ़ के बताइए, मैं जरा बताता हूँ कितनी मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा साहब, माफ करिएगा लेकिन जो मैं कह रहा बड़ा प्रिय है। जब अपना बेटा बेरोजगार घूम रहा होता, अपने बेटे की परीक्षा का पेपर लीक होता, तब मोदी जी को दर्द समझ में आता। और सीबीएसई नीट का पेपर लीक हुआ, 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। मैंने कुछ ग्राउंड स्टोरीज की थी थोड़ी बहुत, जब उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। लड़के रो रहे थे कि हम लोग 6 साल से तैयारी कर रहे हैं सिपाही की भर्ती के लिए। पहले मैं नौकरी में था ना शिव कुमार जी, बड़े ग्रुप में था। महीने की पहली तारीख में लाखों रुपया मेरे अकाउंट में आ जाता था 30 तारीख को। मुझे दर्द समझ में नहीं आता था। जब कोरोना काल में नौकरी गई, 5-6 सालों से संघर्ष कर रहा हूं, तब समझ में आ रहा हूं कि सिपाही की नौकरी भी कितनी बड़ी नौकरी होती है। क्योंकि अगर एक परिवार को एक बेटा सिपाही हो जाता है, 40-50 हजार महीने का लगता है, तो उस परिवार का पूरा भविष्य बदल जाता है। इस सरकार ने तो दो मजाक किए। एक तो 6 साल बाद जब परीक्षा रद्द हुई तो लड़के रोने लग गए सब कि हम लोग यहाँ कोचिंग कर रहे हैं, कमरा छोड़ के हम लोग चले गए थे, फिर कमरा लेना पड़ेगा, फिर तैयारी करनी पड़ेगी, ये पैसा कहां से आएगा। यहाँ पे देश में कुकुर मुत्ते की तरह कोचिंग खुली है। मोदी जी आए थे कोचिंग माफिया को ध्वस्त करने। इस सरकार में कोचिंग का धंधा और फलीभूत हो रहा है, और फलीभूत हो रहा है। जब तक ये कोचिंग माफिया रहेंगे, सच बोल रहा हूं मैं आपको, ये पेपर लीक होते रहेंगे। रोक नहीं सकता कोई नहीं रोक सकता। पेपर लीक होते रहेंगे। कारण क्या है कि करोड़ों रुपए की, कई करोड़ रुपए की कमाई है इन सबों को। अरे जब मेडिकल में सीट कितनी है, इंजीनियरिंग में सीट कितनी है, आप कहां लाखों लाख रुपया फीस लेके आप कोचिंग में बच्चों को प्रवेश दिलाते हैं, और कोई शर्म लिहाज नहीं। छब मेडिकल इस बार नीट का पेपर लीक हुआ, जो आपके एचआरडी मिनिस्टर हैं प्रधान जी, उनके चेहरे पर एक सेकंड नहीं है, एक सेकंड नहीं है, क्योंकि उनकी बेटी शायद विदेश में पढ़ के आई होगी। जवाबदेही नहीं है किसी की, जवाबदेही किसी की। एक इनके सांसद है निशिकांत दुबे, जो मोदी जी को भगवान बताते हैं, उनके बच्चे अमेरिका और इंग्लैंड से जाके एमबीए और वो करते हैं। ये लोग क्या समझेंगे साहब। आप जरा ये ट्वीट दर्शकों को पढ़ के सुना दीजिए। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने सर ये सुबह 10:50 पर एक ट्वीट किया। देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही दैनिक जीवन में गर्मी से होने वाली कई कठिनाइयां भी बढ़ रही हैं। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि जितनी अधिक सावधानी बरत सकें अवश्य बरतें। कृपया स्वयं को हाइड्रेटेड रखें, घर से बाहर निकलते समय पानी साथ रखें। ऐसे मौसम में आपकी संवेदनशीलता पर बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। यदि संभव हो तो किसी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी अवश्य दें। मैं ऐसे लोगों की सराहना भी करूंगा जो अपने घरों के और दुकानों के बाहर मटके में जल रखते हैं,
ताकि कोई भी उनसे पानी पी सके। फिर उन्होंने आगे लिखा, अत्यधिक गर्मी से होने वाली परेशानी जैसे चक्कर आना, मतली या ज़्यादा थकान लगे तो उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें। यदि आपके आसपास किसी व्यक्ति को अचानक बेहोशी जैसा लगे, कमजोरी महसूस करे या फिर अस्वस्थ दिखे तो उसे तुरंत किसी ठंडी छायादार जगह पर ले जाएं। उसे पानी, ओआरएस या अन्य तरल पदार्थ दें जिससे शरीर को राहत मिल सके। बच्चे, बुजुर्ग और धूप में काम करने वाले लोग इस भीषण गर्मी में सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। समय रहते ध्यान न देने पर यह स्थिति हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। ऐसे समय में आपकी सतर्कता और देखभाल किसी का जीवन बचा सकती है। जब भी संभव हो, अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, अन्य प्रियजनों को फोन कर उनका हालचाल अवश्य लें। उन्हें पर्याप्त पानी पीने, दोपहर की तेज धूप में बाहर न निकलने और जितना हो सके आराम करने की सलाह दें। इस प्रचंड गर्मी में हमें अपने आसपास के पशु पक्षियों को भी नहीं भूलना चाहिए। अपने घर, बालकनी, छत, दुकान या ऑफिस के बाहर पानी से भरा एक छोटा सा बर्तन रखना भी किसी प्यासे पक्षी के लिए जीवन दान बन सकता है। आइए इन कठिन दिनों में पूरी संवेदनशीलता, करुणा के साथ एक दूसरे का ध्यान रखें। एक पेड़ माँ के नाम कब लगाना है काका, बाकी पूरा जंगल अदानी को दे दीजिए आप। ट्वीट आई। ये सब नीचे लोगों ने लिखा है, जमकर लिखा है, एक पेड़ अडानी के नाम, बाकी वन कब कटवाओगे, देश की जनता को सलाह कब दोगे, आप जैसा और अच्छा मौका कब मिले, तेल कम फूकें, घर पर ही रहें, ये सब आप कब कहोगे। ऐसी बातें आप सोचिए, कितनी शर्मिंदगी की बात है। देखिए, मोदी जी धीरे धीरे मजाक के पात्र बनते जा रहे हैं देश में। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जो है 1 मार्च 2026 से चल रहा है। क्योंकि बंगाल में चुनाव था तो उस वक्त मोदी जी को देश पे संकट समझ में नहीं आया। कच्चे तेल का नाम बढ़ता चला गया। बीच में तो $125-130 प्रति बैरल रहा, लेकिन चुनावी रैलियां बड़ी जबरदस्त हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी। मोदी जी रोड शो कर रहे थे, कभी केरल में कर रहे थे, कभी तमिलनाडु में कर रहे थे, कभी बंगाल में कर रहे थे, कभी पांडिचेरी में कर रहे थे। 4 मई को जब नतीजे आ जाते हैं, 2 राज्यों में इनकी सरकार बन जाती है, और जैसे ही बंगाल की सरकार मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की शपथ ले लेते हैं, उसके अगले दिन से मोदी जी को याद आता है कि बता दे देश की जनता बड़े आर्थिक संकट से गुजर रही है। अभी शाम को मैं एक सज्जन है, हमारे मित्र हैं, उनसे मैं इसी तरह कुछ चर्चा करने गया था। वहां सड़क पे एक चाय की दुकान थी। कमर्शियल सिलेंडर लिए बैठा था लड़का, कह रहा था साहब 3800 रुपये देना पड़ रहा है, उसके बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है, हमको बड़ा नुकसान होता है। हम ताजी चाय बना के बेचा करते थे, अब चूंकि गैस मिल नहीं रही है तो हम चाय बना के उसको थर्मस में रख लेते हैं, लोग पीते हैं तो नाराज होके चले जाते हैं। मैं ऐसे कई ठेले वालों को जानता हूं, पिछले 1.5-2 महीने से 3 महीने से वो ठेला नहीं लगा रहे। पाइपलाइन एक सज्जन है, उनकी मिठाई की दुकान है। अब उनका किस्सा सुनिए। उनका कारखाना है, उन्होंने कारखाने के अंदर गैस से सब अपना सामान बनाते थे, गैस का संकट हो गया तो एक लकड़ी का बर्नर लगाया। लकड़ी के बर्नर के जरिए वो उन्होंने ऊपर चिमनी बनाई थी पॉल्यूशन रोकने के लिए, 4थे मंजिल के ऊपर चिमनी लगाई थी उन्होंने। और चूंकि वो दूध से खोआ बनाते हैं हमेशा से, इसीलिए उनकी दुकान पे मिठाई
अच्छी बनती है, बिकती है, क्योंकि वो खुद दूध लेते हैं और दूध से खोआ पनीर बनाते हैं। गैस महंगी हो गई थी, मिल नहीं रही थी, तो लकड़ी के बर्नर पे जला के काम कर रहे थे। किसी ने कंप्लेन कर दी, स्वास्थ्य विभाग वालों ने आके उनका कारखाना ही कहा बंद करो भैया। कारखाने के लिए उन्होंने 50 लाख रुपया लोन लिया था बनवाने के लिए। अब कारखाना बंद है, किसी दूसरी जगह सामान बनवा रहे हैं, परेशान है। और हर बड़ी दुकानदार यही कह रहा है। एक साहब ने तो पूरा वीडियो इंटरव्यू दिया था मुझे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हाल है, मैंने उनकी कहानी एक्स पे पोस्ट कर दी, तो लोग कहे ये झूठ, तुम झूठी कहानी लिख रहे हो। मैं वीडियो डालूंगा, उनका वीडियो डालूंगा। आज की डेट में आप सोचिए कितनी महंगाई की मार पड़ रही है। एक कप, एक कुल्हड़ चाय लखनऊ में जो पहले 10-15 रुपए की होती थी, 20 रुपए की हो गई है। एक समोसा जो 8-10 रुपए 15 रुपए का होता था, उसका दाम 20 रुपए हो गया है। दूध का दाम में आज मुझे याद आ रहा है कि पिछले 3-4 सालों में दूध का दाम 10 से 12 रुपए लीटर बढ़ गया, 2-2, 4-4 रुपए करते करते। पेट्रोल डीजल का दाम आपने 15 दिनों के अंदर 7.5 रुपए बढ़ा दिया। सीएनजी सस्ती होती थी, उसका भी दाम बढ़ा दिया 5-6 रुपए आपने। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात कही कल 26 मई थी, 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान में कहा कल कि भैया 2014 में जब 25 मई 2014 तक मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे, उस दिन $1 की कीमत रुपए के मुकाबले 58 रुपए थी, और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की कीमत $115 प्रति बैरल थी। तब जो है जनता को 71 रुपए में पेट्रोल मिलता था। आज क्रूड की कीमत $99 प्रति बैरल है, लेकिन जनता 102 रुपए प्रति लीटर पे पेट्रोल खरीद रही है, पहली बात। और डॉलर जो है 57 रुपए से बढ़कर 96 रुपए हो गया है। और एक चीज का बड़ा ढिढोरा पीटा था मोदी जी ने कि कांग्रेस के समय अर्थव्यवस्था 6ठे नंबर पे थी, 7वें नंबर पे थी, हमने इतना विकास किया कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 4थे नंबर पर पहुंच गई। लेकिन पिछले दिनों जानते हैं भारत की अर्थव्यवस्था किस नंबर पर वापस आ गई है? 6ठे नंबर पर आ गई। भारत का स्टॉक मार्केट दुनिया में 4थे नंबर पर था। ताइवान जैसा एक छोटा सा देश जिसकी आबादी कुछ लाख है, जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है, चाइना का एक तरह से, चाइना के अंडर में, उसके स्टॉक मार्केट की वैल्यू भारत के स्टॉक मार्केट से ज्यादा होगी। आप बताइए। लेकिन इस पे मोदी जी चर्चा नहीं करेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था 4थे नंबर से 6ठे नंबर पे कैसे आ गई। आप कौन से, आपसे बड़ा आप बताइए कि मनमोहन सिंह अच्छे इकोनॉमिस्ट थे कि आप इकोनॉमिस्ट अच्छे हैं? मनमोहन सिंह की सरकार में $115 प्रति बैरल का क्रूड खरीदती थी भारत सरकार, और जनता 71 रुपए में पेट्रोल खरीदती थी। और आप जो है $99 प्रति बैरल में क्रूड पेट्रोल खरीद रहे हैं, और जनता जो 102 रुपए प्रति लीटर पे पेट्रोल खरीद रही है। तो कौन अच्छा इकोनॉमिस्ट है? सर सबसे बड़ी बात यह है, जो आप जो बता रहे हैं वो तो बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो नई बात है कि सड़कों पर जनता उतरी हुई है, नीट वाले उतरे हैं, एसएससी वाले उतरे हैं, बेरोजगार तो उतरे हैं, भाई सुनिए तो भाई, और आप उन्हें ज्ञान दे रहे हैं कि सड़क पर बताइए। यही तो है ये पूरा मतलब। सुनिए सर, जिसका भविष्य अंधेरे में है, जिसके पास खाने को रोटी नहीं है और घर जा रहा है। एक भारतीय जनता पार्टी का चंदौली का एक वीडियो वायरल था, एक महिला ने अपने पति जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसको घर से निकाल दिया कि तुम वापस लौट के तभी आना जब बिजली आए, नहीं तो जहां नेतागिरी करते हो जाके नेतागिरी करो। भाई मुख्यमंत्री जी को देखिए, हमेशा एसी ऑफिस में रहते हैं, 100 करोड़ के हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं। प्रधानमंत्री जी को देखिए, हमेशा एसी ऑफिस में रहते हैं,
एसी घर में रहते हैं, और तो और मोर को जो है दाना खिलाते हैं, और 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ते हैं, तो इन लोग को कहां से समझ में आएगा। और एक बड़ा हास्यास्पद तो सर बयान ज्ञान तो वायरल मन हो रहा है। दो, सर ज्ञान तो मन दो, मुख्यमंत्री दिन भर ज्ञान देते हैं, प्रधानमंत्री दिन अरे भर एक ज्ञान देते बड़ा हैं। हास्यास्पद बयान आया है कल उत्तर प्रदेश के बिजली राज्य मंत्री का। जनता ने कहा कि साहब बिजली की बड़ी परेशानी है, बिजली नहीं आ रही। क्या जानते नहीं, सपा की मानसिकता के लाइनमैन बहुत सारे हैं, सब वही सब जानबूझ के बिजली की परेशानी क्रिएट कर अब रहे 10 साल में भी आपने मानसिकता नहीं कर्मचारियों की बदल पाई है, तो क्या करें, डूब के मर जाएं, क्या करें। और इनके जो बिजली मंत्री, एक अखिलेश यादव ने एक सवाल पूछा है, क्या कि मुख्यमंत्री जी ने जब बिजली विभाग की समीक्षा बैठक की थी, तो उस बैठक में AK शर्मा आए थे कि नहीं आए थे, बता दीजिए। आए हो तो जरा मुख्यमंत्री AK शर्मा की फोटो रिलीज कर दीजिए। मुख्यमंत्री हमारे और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है, मैं क्या बताऊं आपको। तो बस राम राज्य चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ इतना है कि जैसे कहीं कोई घटना घट जाए तो वहां विपक्ष जाए तो उसे रोकने के लिए तो पुलिस है, लेकिन कानून व्यवस्था संभालने के लिए और उन सब बातों के लिए पुलिस नहीं है। उसे तो रोक लेगी पुलिस, उसके घर पर सुबह ही बैठ जाएंगे 2-3 दरोगा, पुलिस रोक लेगी, उसे घेर लेगी, उसे निकलने नहीं देगी। लेकिन कानून व्यवस्था पे क्या है, ये तो आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। अभी आप कुछ ट्विटर पे ट्वीट कर दीजिए, तुरंत आपके खिलाफ FIR हो जाएगी, पुलिस ढूंढ लाएगी आपको। तो रामराज चल रहा है, रामराज का आनंद लीजिए सर। तो सर जो ये प्रधानमंत्री का ट्वीट है, इस पर आप एक अंतिम कमेंट छोटा सा चाह रहे हैं? मैंने कहा ना भाई, प्रधानमंत्री से जनता का मोहभंग हो गया है, क्योंकि भाषणों से फिर सब ये जीत सर क्या कहां से हो रही है? अब देखिए, जीत जहां हुई है, ममता बनर्जी की तुष्टीकरण, मैं बहुत स्पष्ट बड़ी खरी बात बोलता हूं, जो भी पार्टी विपक्ष की सत्ता में आती है, मुस्लिम तुष्टीकरण करने लगती है। वो मुस्लिम तुष्टीकरण करना बंद कर दे, भाजपा की राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी। क्योंकि आज आप देखिए, कई सच हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने आपसे दिन में रखा भी था एक बात, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की शपथ लेते ही अभी 20 दिन नहीं हुए उनको शपथ लिए हुए, बांग्लादेश बॉर्डर पे बहुत से बांग्लादेशी बंगाल से निकल के वहां जा रहे, वापस बांग्लादेश जा रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि उनको TMC के नेताओं ने उनका सारा डॉक्यूमेंट बनवा दिया था। लेकिन वो क्या जानते हैं कि अब जो है बीजेपी जांच कराएगी, डॉक्यूमेंट्स हमारे फर्जी पकड़े जाएंगे, हम जेल में जाएंगे, सच हम वापस अपने देश चले जाएं। ममता बनर्जी ने सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण न किया तो साधु चुनाव न हारती, मुस्लिम तुष्टीकरण किया और भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला। सर मुस्लिम तुष्टीकरण के जो उनका अपना सिस्टम है उसका भी असर है, दोनों असर रहे, दोनों नहीं तो भाई आपने क्यों भाई, आज बड़ी संख्या में बांग्लादेशी क्यों वापस जा रहे हैं? अवैध रूप से बांग्लादेशियों को बसाइए, उनको वोटर बना दीजिए भाई। अवैध बांग्लादेशियों का, अवैध रोहिंग्याओं का डर दिखा के ही तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव जीतती चली जा रही है। चलिए सर, देखते हैं, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, फिर किसी मुद्दे पर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।